Hello class, very well wishes of the day. Today discuss about the topic antimicrobial agents. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करने से पहले एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स को डिस्कस करने से पहले हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि माइक्रोबियल्स क्या होते हैं। तो माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, यानी कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप के क्लास में क्लासीफाइड्स करते हैं। जैसे फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया और वायरसेस, पैरासाइट्स, ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्लास होती है। कुछ प्रॉपर्टी के बेसिस पे इनको क्लासिफाइड किया जाता है। तो आज हम जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए हैं बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या पैरासाइट्स, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। लेकिन इनके आगे एंटी वर्ड लग गया, यानी कि इनके अगेंस्ट जो एजेंट वर्क करते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक छोटी सी चीज़ क्लियर रखना है कि माइक्रोब्स, तो कोई भी माइक्रोब्स, चाहे फंगस, बैक्टीरिया, या मैं स्पेसिफिक किसी की बात नहीं कर रही हूँ, एंटी माइक्रोबियल यानी कि सारे टाइप के माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। उनके अगेंस्ट जो एजेंट वर्क करते हैं उनको एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहते हैं। और अच्छे से अगर आप समझ पाओ तो इसके लिए डेफिनेशन देखिए। Definition: an antimicrobial is an agent that kill organism, microorganism और stop their growth। यानी कि एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो कि माइक्रोबियल ग्रोथ को स्टॉप करते हैं या फिर उनको किल करते हैं। या तो माइक्रोब्स को किल करेंगे एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे या फिर स्टॉप कर देंगे। इस टाइप से फंक्शन करते हैं। उसके बाद आते हैं कि हम इनको इनके एक्ट के बेसिस पे, जैसे कुछ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को किल कर पाते हैं, तो उनको हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे देखिए एंटीबायोटिक्स। कुछ होते हैं जो फंगस के अगेंस्ट वर्क करते हैं, कि सिर्फ फंगस को किल करते हैं, फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, तो उनको कहते हैं एंटी फंगस। यानी यहाँ देखिए एंटी फंगल। तो क्लियर हो गया उनके एक्ट के बेसिस पे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्लास होती हैं। तो एंटी माइक्रोबियल भी अलग अलग होते हैं। क्योंकि अगर कोई फंगस को किल करे तो एंटी फंगल, वायरल को किल करे तो एंटी वायरल, और बैक्टीरिया को किल करेगा तो एंटी वायरल। कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है कि कुछ ड्रग्स होती हैं, यानी कि कुछ केमिकल्स ही होंगे जो कि इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर पाते हैं। तो कुछ ड्रग्स होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर पाती है, जैसे कि कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जब भी हम कोई केमिकल यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। ठीक है। तो नेक्स्ट सेकंड में है एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स यानी कि कुछ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स के भी नाम से आते हैं। जब हम इन्फेक्शन बहुत एक्यूट होता है, बहुत माइनर होता है, और उसमें हमें ज़रूरत नहीं है कि हम आइडेंटिफाई करें कि किसका इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है, वायरल है। जैसे नॉर्मल कफ प्रॉब्लम हो जाती है, गले में प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए हम एंटीमाइक्रोबियल्स देते हैं, यानी कि किसी भी टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, तो वो होते हैं एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। यानी कि कुछ केमिकल्स जो कि हर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को स्टॉप करते हैं। थर्ड है एंटीबायोटिक्स। ये फर्स्ट में क्लियर कर चुके हैं कि वो ड्रग्स जो कि सिर्फ बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या बैक्टीरिया को किल करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स हो गया। उसके बाद लास्ट क्लास है कुछ सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी होती है। जैसे कुछ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा क्रोनिक इन्फेक्शन करते हैं और उनकी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो ह्यूमन होस्ट सेल्स से ह्यूमन होस्ट के सिमिलर होती है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम उस टाइप के इन्फेक्शन का या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, आइसोलेशन करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया है कि आइसोलेशन कैसे होता है। तो आइसोलेशन करेंगे जब हम उस पर्टिकुलर टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तब जाके हम सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी को यूज़ करते हैं। ये सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी वाले ड्रग्स इस टाइप से होते हैं कि पर्टिकुलर अपने टारगेट ऑर्गेनिज्म पे जाके ही फंक्शन करेंगे, अदर जो होस्ट के नियर बाय में जो सेल्स होंगे उनको कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, इससे साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रीफर भी किया जाता है। इसके लिए हमेशा पहले डायग्नोस की जाती है कि पहले टेस्ट किए जाते हैं कि टेस्ट में क्या आइडेंटिफाई कर पाते हैं हम लोग, फिर उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं कि कौन सी एंटीबायोटिक्स लें कि जिससे कि साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस कम से कम हो। तो इसके लिए सिलेक्टिव टॉक्सिसिटी यानी कि पर्टिकुलर होस्ट सेल्स को, जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना है, सिर्फ उसी बैक्टीरिया, उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगी, अदर बॉडी के अदर सेल्स में कोई साइड इफेक्ट नहीं करेंगी, यानी कि अदर सेल्स को डैमेज नहीं करेंगी। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स होती हैं ये। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा है। इस डायग्राम में देखिए, तो डायग्राम हमको दिख रहा है
फर्स्ट डायग्राम में आई एम अ एंटी बैक्टीरिया, आई एम अ बैक्टीरिया। तो एंटी बैक्टीरिया यानी कि देखिए एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स बैक्टीरिया को किस टाइप से फाइट करके किल कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एंटीबायोटिक्स है हमारी, एंटीबैक्टीरियल है यानी कि एंटीबायोटिक्स है, वो बैक्टीरिया को इस टाइप से फाइट करके उनको किल कर देती है, इस टाइप से उनको किल कर देती हैं। तो ये होते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, यानी कि जो माइक्रोब्स को किल करते हैं या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करेंगे। इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम अभी तक डिस्कस करते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, अब डिस्कस करते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्लियर है कि वो सब्सटेंस जो कि सिर्फ बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो ये केमिकल्स कहाँ से आते हैं? इनको जो एंटीबायोटिक्स एजेंट्स होते हैं, ये पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया ही प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरिया से नेचुरल प्रोडक्ट होता है बैक्टीरिया का। जब बैक्टीरिया के लिए क्रिटिकल कंडीशन आती है तो बैक्टीरिया कुछ केमिकल का सिक्रीशन करता है जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। ये दूसरे अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होते हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के काम आते हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है, उसने अपनी क्रिटिकल कंडीशन में एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन किया। एक टाइप के केमिकल होते हैं, ये हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं। जब हम इनको यूज़ करते हैं एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल या एंटी वायरल, एंटी प्रोटोजोन्स के लिए, तो हम इनको डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। तो बैक्टीरिया एक माइक्रोऑर्गेनिज्म कितना सा होता है, उस कंडीशन में वो फिर एंटीबायोटिक्स का सिक्रीशन करता है, हाईली कंसनट्रेटेड होता है, फिर हम उसको डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करते हैं कीमोथेरेप्यूटिक इंडेक्स के लिए। ठीक है। एंटीबायोटिक्स, ये जो चीज़ अभी बताई ये डेफिनेशन है। अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरल प्रोडक्ट, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, विच हैज़ द कैपेसिटी टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इन केमिकल्स में कैपेसिटी होती है कि ये बाय बैक्टीरिया ग्रोथ को या फंगस ग्रोथ को या फिर वायरल या प्रोटोजोन्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये एंटीबायोटिक्स होती है। एंटीबायोटिक्स हमें कहीं और से नहीं बना रही, ये खुद माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है जो कि दूसरी स्पीसीज के लिए हार्मफुल है। तो ये होता है एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी। अब एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी जो होती है, जो हमें जो बैक्टीरिया से हमें एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स मिले हैं, उनको हम आपको अलग अलग उसमें अलग अलग टाइप से क्लासिफिकेशन करने के लिए मिला होगा। लेकिन सबसे इजी वे जहाँ से आप समझ सको आपके सिलेबस के बेसिस पे, फर्स्ट ईयर वालों के सिलेबस के बेसिस पे, इसको इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि दो स्पेक्ट्रम के बेसिस पे, यानी कि दो एक्टिविटी के बेसिस पे, कि कितना वो एक्टिव है, कितना वो अपना स्पेक्ट्रम बना पाता है, उसके बेसिस पे हम इनको दो क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। दो टाइप के होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स वो होती हैं जो इफेक्ट अगेंस्ट एनी डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि किसी भी टाइप का बैक्टीरिया होगा, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, दोनों में फंक्शन करेगा, दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया टेट्रासाइक्लिन एक ऐसा एंटीबायोटिक्स है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप भी करता है और उनको किल भी कर सकता है। सेकेंड क्लास होती है नैरो स्पेक्ट्रम यानी कि सिलेक्टिव अगेंस्ट सबसेट ऑफ बैक्टीरिया, एक सिलेक्टिव सबसेट ऑफ बैक्टीरिया को ही इनहिबिट करते हैं। यानी कि जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती हैं या तो वो ग्राम पॉजिटिव को ही किल करेंगे या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ही किल करेंगे। ठीक है, सिलेक्टिव होती है जैसे कि पेनिसिलिन हो गया और आइसोनाइज्ड हो गया। आइसोनाइज्ड एक एंटीबायोटिक्स है जो कि हम यूज़ करते हैं माइकोबैक्टीरियम के इन्फेक्शन में, ट्यूबरकुलोसिस के इन्फेक्शन में यूज़ होती है। तो वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट ही वर्क करती है। तो ये दो स्पेक्ट्रम हो गए एंटीबायोटिक्स के। एंटीबायोटिक के ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड यानी कि सब जगह अप्लाई होगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव नहीं देखेगा। नैरो की बात करते हैं तो वो सिलेक्टिव स्पीसीज़ को ही किल करेगा, तो ग्राम पॉजिटिव को या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। अभी हमने कहा एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होती हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है कौन से बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करती हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये 1 मार्क्स में बहुत बार पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बैसिट्रेशन का कौन सा
बैक्टीरिया कब कौन सा बैक्टीरिया इसका प्रोडक्शन करता है। तो जैसे बैसिलस सबटिलस है, फर्स्ट टाइम बैसिलस सबटिलस बैसिट्रेसिन का प्रोडक्शन करता है। बैसिलस बैसिलस पॉलीमिक्सा क्या करता है, पॉलीमिक्सिन का सिक्रेशन करता है। तो ये 2 ग्राम पॉजिटिव रॉड शेप बैक्टीरिया यानी कि बैसिलस इन दोनों एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करती हैं। कुछ फंगस भी होते हैं जो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं। कुछ फंगस क्लास होते हैं जैसे पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करता है। सेफेलोस्पोरियम स्पीसीज जो होती है वो सेफेलोथिन एक एंटीबायोटिक्स होती है, उसका सिक्रेशन करते हैं। कुछ एक्टिनोमाइसिटीज स्पीसीज भी एंटीमाइक्रोबियल यानी कि एंटीबायोटिक्स का सिक्रेशन करती हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनिजुलाई क्लोरामफेनिकोल का प्रोडक्शन करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिस गैरियसियस यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रोडक्शन करती है। और स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडेसिस जो होती है वो एम्फोटेरिसिन बी का प्रोडक्शन करती है। नेक्स्ट है माइक्रोस्पोरा परप्यूराई जो स्पीसीज होती है वो जेंटामाइसिन का प्रोडक्शन करती है। तो ये हमारी कुछ एंटीबायोटिक्स हो गई, ये हमारी एंटीबायोटिक्स हो गई। ये माइक्रोब्स इस टाइप, इधर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इधर हमारी एंटीबायोटिक्स है। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन का प्रोडक्शन करती है। बैसिलस सबटिलस बैसिट्रेशन का सिक्रीशन करती है। क्लोरामफेनिकोल का सिक्रीशन स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुलाई के द्वारा होता है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं। उसके बाद आता है द एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। एक सेकेंड। नेक्स्ट होता है कि द एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स। एक्शन के बेसिस पे भी हम एंटीमाइक्रोबियल को डिफरेंट 2 क्लास में क्लासीफाइड करते हैं। ठीक है, एक्शन के बेसिस पे, यानी कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो एंटीमाइक्रोबियल्स होते हैं या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या फिर किल करते हैं। तो दोनों अलग अलग सिचुएशन हो गई, या तो प्रॉपर किल कर देगा बैक्टीरिया को एक बार, तो इन्फेक्शन दोबारा से नहीं होगा, लेकिन इनहिबिट करेगा अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, तो दोबारा से री इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो इन कंडीशन को दोनों ही हम साइंटिफिक लैंग्वेज में डिफरेंट अलग अलग कहते हैं। ये देखिए, इससे बैक्टीरिसाइडल क्या होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, अगर हम बैक्टीरिसाइडल यूज़ करें तो प्रॉपर किल करेंगे माइक्रोब्स को डायरेक्टली, यानी कि जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको डायरेक्टली किल करेंगे। और बैक्टीरियोस्टैटिक की बात करते हैं तो बैक्टीरियोस्टैटिक जो होते हैं वो प्रिवेंट माइक्रोब्स फ्रॉम द ग्रोइंग, यानी कि वो ग्रोथ को सिर्फ इनिबिट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो उससे प्रिवेंट करते हैं। तो बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल यानी कि प्रॉपर किल, और बैक्टीरियोस्टैटिक यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को सिर्फ इनिबिट करना। तो ये दोनों इस स्पेक्ट्रम के बेसिस पे भी हमने देख लिया एंटीबायोटिक्स को, और एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स को हम उनके एक्शन के बेसिस पे, यानी कि कितना या तो किल कर पा रहा है या फिर उसको प्रॉपर इनहिबिट कर पा रहा है या किल कर पा रहा है, उसके बेसिस पे भी क्लासीफाइड करते हैं। अब आता है मैकेनिज्म और एक्शन। अभी देखा हमने कि किल कर रहा है माइक्रोब्स को या फिर इनहिबिट कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। दूसरा था कि या तो ग्राम पॉजिटिव को ही किल कर रहा है या फिर ग्राम नेगेटिव को ही किल कर रहा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम कैसे, अब इनका मैकेनिज्म कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके लिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो हम सिर्फ एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे, पूरा मैकेनिज्म नहीं देखेंगे कि किस टाइप से टारगेट करता है, और ये सब पूरा बहुत लॉन्ग टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे से बेसिक आपको समझना है फर्स्ट ईयर में। ये देखिए, ये एक नॉर्मल बैक्टीरिया सेल्स है, दिस इज नॉट अ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज़ अ बैक्टीरिया सेल्स। तो ये बैक्टीरिया सेल्स है। अगर हम इसको जूम करके देखते हैं, देखिए जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये कैप्सूल्स है, जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये कैप्सूल है, ब्लू कलर का पूरा कैप्सूल है। ठीक है, उसके बाद कैप्सूल के अंदर सेल वॉल है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल के अंदर जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया सेकेंड। उसके बाद आता है प्लाज्मा यानी कि साइटोप्लाज्म, जो माइक्रोऑर्गेनिज्म का साइटोप्लाज्म है, ये हो गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जितने भी इसमें मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होने के लिए जो भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं वो सारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होते हैं, वो सारे साइटोप्लाज्म में ही कंप्लीट होते हैं। उसके बाद जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए हो, वो इस टाइप से इसके साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है। तो ये बैक्टीरिया के पार्ट हो गए जो अलग अलग, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है या आरएनए है, चाहे डीएनए होगा या वायरसेस होगा, चाहे डीएनए होगा या आरएनए होगा, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने का काम करेगा। जो सेल वॉल होती है, वो सेल वॉल क्या करती है, जो बैक्टीरिया की प्रॉपर सेफ होती है, सेफ को प्रोवाइड करने में, उसका प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि जो भी प्लाज्मा है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसको प्रिवेंट करती है, साइटोप्लाज्म को डिफ्यूज़ होने से प्रिवेंट करती है। उसके बाद राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, नई अमाइनो एसिड्स बनते हैं, बॉडी का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद बैक्टीरिया सेल्स का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि अगर बैक्टीरिया लिविंग स्टेज में है तो उसका मेटाबॉलिक पाथवे, उसको एनर्जी लिव रहने की, उसको सर्वाइव करने के लिए एनर्जी मेटाबॉलिक पाथवे से ही मिलेगी। अब जो ये मेन फंक्शन हो रहे हैं बैक्टीरिया सेल्स के अंदर, तभी तो वो जिंदा है, ये सारे फंक्शन हो रहे हैं। तो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक्स इनमें से किसी एक को भी अपना टारगेट करके उसको डिफ्यूज़ कर देंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे कि सेल वॉल को टारगेट करेंगी। अब सेल वॉल को टारगेट करेंगी, ये बैक्टीरिया सेल्स है, बैक्टीरिया सेल्स की सेल वॉल को डिग्रेड कर देंगी। सेल वॉल को टारगेट करेंगी यानी कि सेल वॉल की सिंथेसिस को स्टॉप करेंगे, उसको डिग्रेड कर देंगे, तो बैक्टीरिया को प्रॉपर शेप नहीं मिल पाएगी। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका कितना प्रिवेंट कर लेगा, बाहरी इन्वायरमेंट से, जो सेल वॉल होती है बाहरी इन्वायरमेंट से उसको प्रिवेंट नहीं कर पाएगी और प्रॉपर शेप प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। जो भी नरिशमेंट में हेल्प करती है बाहरी इन्वायरमेंट से, वो नहीं कर पाएगी। तो बैक्टीरिया से अगर सेल वॉल नहीं रहेगी तो बैक्टीरिया सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इस टाइप से बैक्टीरिया किल हो जाता है। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे कि बीटा लैक्टिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये सारी बैक्टीरिया सेल की सेल वॉल को टारगेट करती हैं। यानी कि हमने पेनिसिलिन लिया, वो हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया, अगर होस्ट समय कोई बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरिया की सेल वॉल में जाके टारगेट करेगा और बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड कर देगा, तो बैक्टीरिया सेल्स खुद ही डिग्रेड हो जाएगी। उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सपोज कोई एंटीबायोटिक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टारगेट कर रही है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टारगेट करेगी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिग्रेड हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिग्रेड होगी तो जो पूरा साइटोप्लाज्म है वो पूरा क्या हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, वो पूरा डिफ्यूज़ हो जाएगा। तो उसमें डीएनए का कोई सीक्वेंस नहीं होगा, डीएनए का कोई साइज, डीएनए का कोई पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं हो पाएगी। राइबोसोम्स हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में वो हेल्प कर रहे हैं, वो इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे और मेटाबॉलिक पाथवे नहीं हो पाएगा। मेटाबॉलिक पाथवे नहीं हो पाएगा तो बैक्टीरिया को एनर्जी नहीं मिल पाएगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो मर जाएगा। तो इस टाइप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टारगेट करती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, पॉलीमिक्सिन्स हो गया, जैसे पॉलीमिक्सिन्स हो गया और पॉलीमिक्सिन्स बी हो गया, कॉलिस्टीन हो गया, ये कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को टारगेट करती हैं। उसके बाद आता है कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं कि डीएनए को, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को टारगेट करती हैं। अब बैक्टीरिया का जो भी बॉडी में फंक्शन हो रहा है, प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, मेटाबॉलिक पाथवे होना है, सेल वॉल की सिंथेसिस होनी है, जो भी फंक्शन हो रहे हैं वो कौन कंट्रोल कर रहा है, इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, जेनेटिक मटेरियल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, तो कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जो कि डीएनए को टारगेट करते हैं, डीएनए को डिग्रेड कर देंगे, डीएनए को इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, बॉडी की सारी प्रोसेस इम्बैलेंस हो जाएंगे और बैक्टीरिया किल हो जाएगा। तो ऐसे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। जैसे फ्लोरोक्विनोन्स हो गया, फ्लोरोक्विनोन्स क्या होता है, डीएनए की सिंथेसिस को स्टॉप करता है, और आरएनए सिंथेसिस को, जैसे कि रिम्फेमिसिन हो गया, रिम्फेमाइसिन्स होता है कि जो आरएनए की सिंथेसिस को स्टॉप कर देता है। तो इस टाइप से ये एंटीबायोटिक्स हैं जो कि टारगेट करती हैं अपने टारगेट ऑर्गन को। उसके बाद राइबोसोम्स, यानी कि अगर राइबोसोम्स ही पूरे किल हो जाएंगे, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो बैक्टीरिया में नई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी, नई अमाइनो एसिड नहीं मिल पाएंगे, तो एनर्जी वैसी नहीं मिल पाएगी, तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जैसे कि इसमें भी टेट्रासाइक्लिन्स भी होता है, माइक्रोलाइड्स भी होते हैं, क्लोरामफेनिकॉल भी होता है, ऑक्सैलिडिनोज भी होता है। तो ये कुछ एंटीबायोटिक्स हैं
जो कि राइबोसोम्स को टारगेट करती हैं। कुछ होते हैं जैसे कि मेटाबॉलिक पाथवे को, जैसे कि फॉलिक एसिड सिंथेसिस, क्योंकि फॉलिक एसिड से हमें एनर्जी मिलती है, वो एक सब्सटेंस सप्लीमेंट होता है बीज का, तो उसकी फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को स्टॉप कर देंगे, यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस को सिंथेस कर देंगे। जैसे कि माइकोलिक एसिड हो गया, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को भी स्टॉप कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आइसोनाइज्ड। आइसोनाइज्ड क्या होता है कि मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्टर्ब कर देता है। आइसोनाइज्ड हमने पढ़ा था माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बेसिस पे हम लेते हैं, केसेस में हम लेते हैं जब माइकोबैक्टीरियम पे इन्फेक्शन होता है। तो इस टाइप से एंटीबायोटिक्स दिखने में हमें एक जैसे दिखती हैं, लेकिन अंदर जाके वो अपना फंक्शन एक जैसा नहीं करती हैं, अलग अलग टाइप से करती हैं। कितनी माइनर होती हैं, लेकिन किस टाइप से अपना फंक्शन करती हैं और अपने काम को कंप्लीट कर पाती है। किसी भी इन्फेक्शन दिखने का कितना नॉर्मल होता है, लेकिन उसके अंदर जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो कितने सारे मैकेनिज़्म कंप्लीट होते हैं। इसीलिए हमेशा एंटीबायोटिक्स सोच समझ के लेनी चाहिए, और जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही लेनी चाहिए, प्रॉपर डोज लेनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमें डॉक्टर कौन सी एंटीबायोटिक्स देते हैं जो कि बैक्टीरिया ग्रोथ को सिर्फ इनहिबिट करती है। अब बताइए, बैक्टीरिया ग्रोथ को सिर्फ इनहिबिट करेगा, अभी लिया इनहिबिट कर दिया, 2-3 दिन लिया इनहिबिट कर दिया, हमें लगेगा कि इनहिबिट कर दिया है, ठीक हो जाएगा इन्फेक्शन, लेकिन वो तो री इन्फेक्शन हो सकता है ना, क्योंकि अभी तो इनहिबिट हुआ, बैक्टीरिया दोबारा से एक्टिवेट हो सकता है। तो इन चीज़ों का रिस्क नहीं लेना है, जितना डोज दी जाती है उतना डोज को प्रॉपर लेना है, बिना किसी फिजिशियन के सुजेशन के, किसी के सुजेशन के बिना कोई एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। तो ये फ्लो चार्ट में भी बताया है कि देखिए से इनहिबिट ऑफ द सेल वॉल सिंथेसिस, ये एग्जांपल है। इनहिबिट ऑफ द बैक्टीरियल सेल प्रोटीन सिंथेसिस, बैक्टीरियल सेल के प्रोटीन सिंथेसिस को करते हैं, ये एग्जांपल है। इनहिबिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद आता है इनहिबिट ऑफ द फॉलिक एसिड सिंथेसिस, ये उसके कुछ एग्जांपल हैं। तो आज के लेक्चर में हमने एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस टाइप से अपना फंक्शन करते हैं, किल करते हैं और इनहिबिट करते हैं, बैक्टीरियोसाइडल होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती हैं, या फिर स्पेक्ट्रम कैसा है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है, ये सारी चीज़ें क्लियर करी। और एक थोड़ा सा डीप वाला पार्ट भी देखा कि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो बॉडी में किस टाइप से फंक्शन करती हैं। पर्टिकुलर सेल्स इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अंदर जाके इसे बैक्टीरिया सेल वॉल को ही डिग्रेड करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को भी सिंथेसिस प्रिवेंट करेंगे। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको अच्छे से क्लियर रखना है। और आज का लेक्चर यहीं, थैंक यू सो मच।